सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतिशामुल हक है। जो 2025 का साल गुज़रा, जहां हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत सारे चैलेंजेस को हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ़ेस किया और अब भी कर रहे हैं, तो एक हमारा जो एक मैदान है वो इक़्तिसादियात का मैदान है, जहां पे हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हुकूमत कोशिश भी करती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है। इस हवाले से हमें क्या करना है, रिफॉर्म्स की बड़ी बात होती है, हमने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है, गुर्बत के ख़ात्मे में कैसे कमी आएगी, जॉब क्रिएशन कैसे होगी, इंडस्ट्री लगाने में जो लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, सहूलतें चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो कितनी मिल रही हैं, कितनी और मिलने की चाहिए। SIFC जो उसमें रोल बड़ा भरपूर प्ले कर रहा है, तो उम्मीद की जाती है कि वो 2026 में जो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सतह पे मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी। इस हवाले से आज पहला दिन है, जो बड़ी अच्छी खबर है, जो हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस में कीमतें जो कम हुई हैं, पेट्रोल की तकरीबन पे कुछ पैसे 10 रुपये 28 पैसे और डीज़ल की 8 रुपये 57 पैसे कमी हुई है। इस कमी के बाद ये किस हद तक लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी, कितना अर्सा ये चलेगी। वैसे तो इंटरनेशनल सतह पे नाज़रीन $62 जो है ना फ़ी बैरल तेल की कीमत हो गई है और मेरा ख़्याल है मज़ीद कम होनी चाहिए। हर 15वाड़े पे ये कीमत तब्दील होती है, ऊपर नीचे जाती है, तो उम्मीद है कि अब इसको ऐसे रखा जाएगा। अब आगे चल के हम अगर बात करें आम आदमी के रिलीफ़ के हवाले से क्या होगा, 2026 कैसे होगा, तो हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट चौधरी अकमल साहब, जो बड़ी अच्छी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को समझते हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये पेट्रोल की कीमतें जो वैसे तो ये टाइमिंग इसकी ऐसी बन गई है कि 2026 का साल आज पहला दिन है, तो एक खुशखबरी वाली बात है। नॉर्मली तो बैक टू बैक हमारे लिए, आवाम के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अब ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, इसका फ़ायदा आगे चल के भी मिलेगा, या आपका ख्याल है कि जो हर 15 दिन के बाद तब्दील होती है, ऊपर नीचे प्राइसेस होती हुई चलेंगे, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को इक़्तिसादी हवालों से? देखिए, मैं जहाँ तक पेट्रोल और डीजल ऑयल की कीमतों की मैं बात करूँ, तो इस वक्त क्रूड ऑयल जो है वो $57 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है, और जो ब्रंट ऑयल है वो $60 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और पिछले एक साल का अगर मुवाजना किया जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20% से ज़्यादा जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। तकरीबन ये $73 पर बैरल पे थी और अब जो है $57 के ऊपर आई हुई है। तो ये $15 से $20 पर बैरल का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो आम कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया था, और उसकी वजह ये थी कि जितनी भी कीमत नीचे जा रही थी तो पेट्रोलियम लेवी लगाकर उसको जो है वो एडजस्ट किया जा रहा था, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस वहाँ पे रहें और लेवी लगाकर हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपके इल्म में होगी कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो डिविजिबल पूल जो NFC के तहत है उसमें नहीं आती है, डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ही उसको करती है, सूबों को उसको NFC के तहत डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। तो एक तरफ हुकूमत तो अपना रेवेन्यू अब तक बढ़ा रही थी, लेकिन ये जो अब 10 से 15 रुपए, 10 से 12 रुपए की जो कीमतों में कमी की गई है, ये किस हद तक देरपा होती है। अगर तो ये इसको लेके आगे चलती है हुकूमत और उसको वापस नहीं लेती जाए, ये ना हो कि अगली मरतबा 2-3 रुपए कम करके दोबारा अगले 6 महीने में प्राइसेस को नीचे ले आया जाता है, तो बड़ी हौसला अफजा होगी। और दूसरा, इसका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट। लेकिन चौधरी साहब, ये जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी है, हर चीज़ की कीमत, इवन तो ये माचिस की डिबिया, इस पर भी जो है ना वो GST लगा होता है, इतनी तो कम कीमत की होती है। अब वो कहते हैं 70% के करीब आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान की कौम जो है ना वो फेस कर रही है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस, जिनका आपने भी कुछ जिक्र किया है कि $22-23 का फ़र्क आया, तो रिलीफ ज़्यादा भी हो सकता था। ये क्या वजह है चौधरी साहब कि जब हम देखते हैं कीमतें इंटरनेशनल प्राइसेस कम होती हैं तो उतना कमी नहीं होती, और जब हुकूमत ने बढ़ानी होती है तो बल्क में बढ़ा देती है। ये तो पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद 10 रुपये कीमत कम हुई है, वरना 2-3-4 रुपये से ज़्यादा नहीं होती।
इसमें अब जो जीएसटी का पहलू है और इसमें टैक्सेस हैं, वो कहते हैं कि 252-55 का अगर रेट है इसका पेट्रोल का कीमत का 1 लीटर का, तो उसमें 100 रुपये से ज़्यादा वो टैक्सेस हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि हुकूमत ये टैक्सेस जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए मज़ीद आवाम पे जो बोझ डालती है, कोई और तरीका इख्तियार नहीं कर सकती? देखें वो FBR का रेवेन्यू फिर 335 बिलियन रुपीज़ का जो शॉर्टफॉल आ गया है पहले 6 माह का, उस तरह तवज्जो नहीं है। आम आदमी की तकलीफ़ कम करने के बजाय उसको बढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? असल में जो FBR अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसको तो आपने वैसे ही बताया ना, 70% तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है ना वो वसूल कर लेता है। और सेल्स टैक्स या दीगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू अगर आप टैक्स वसूल करते तो ये एक जालिमाना निज़ाम है, जिसमें जो है ना वो एक गरीब भी उतनी ही अमाउंट टैक्स में पे कर रहा होता है और एक अमीर भी उतनी ही अमाउंट पे कर रहा होता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो है ना इनकम टैक्स को प्रमोट किया जाए, ताकि अमीर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे अपनी इनकम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका जो है वो टैक्स कम से कम हो। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है अब FBR में या टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स करने में उस हद तक जो है वो कामयाब नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। IMF भी इसी हवाले से जोर दे रहा है कि इसमें जो गवर्नेंस के फुकदान हैं या डिजिटलाइजेशन की तरफ आपने इस टैक्सेशन के सिस्टम को लेके जाना है, या बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ डालना है, या करप्शन है, इंटरेक्शन है स्टाफ का FBR के और आवाम के साथ, के टैक्स पेयर के साथ, इसको कम से कम किया जाए। अब इन सब चीज़ों के ऊपर जब तक हुकूमत जो है वो सीरियसली इक़दाम नहीं करेगी, उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली यही इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो देने पड़ेंगे। और ये ऐसा है कि मतलब आप ये समझें कि आवाम के लिए ही परेशानी का बायस बनते हैं। इनडायरेक्टली उनकी जो इनकम है जो काबिल तसर्रुफ आमदनी जिसे हम कहते हैं, जिसे वो अपने अखराजात वगैरह पूरे करते हैं, तो उसमें ये कमी का बायस बनते हैं और उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें अपना चॉइस साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए, जिसको कहा जा रहा है कि IMF का एक एजेंडे में से एक बात शामिल है जिसमें करप्शन का इशू भी अपनी जगह पे मौजूद है, आपको क्या लगता है कि ये कोई 20 पॉइंट प्लान जो बनाया गया इस पर कितनी तेज़ी के साथ अमल होगा? और ये रिफॉर्म्स का रोना तो एक मुद्दत से हम लोग कह रहे हैं कि हर सतह पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे FBR है, चाहे आप एनर्जी सेक्टर में देख लें, प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे देख लें, ओवरऑल हुकूमत की राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग को देख लें, ये तो सब जगहों पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। सिविल सर्विस रिफॉर्म एक अरसे से आई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इस पर। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा IMF जिस तरीके से कड़ा टाइम दे रहा है, और हमने देखा बैक टू बैक उन्होंने बहुत सी बातें भी मनवाई हैं, चाहे ज़री इनकम टैक्स है, चाहे हम देखते हैं कि ग्रेड 17 से 22 लोग जो हैं उनकी असासे जारी करने की बात है, तो वहाँ तो कामयाबी हुई है। यहाँ पे आप कहाँ देखते हैं कि रिफॉर्म होंगी, वाक़तन मीनिंगफुल स्ट्रक्चर रिफॉर्म हर शोबे में होंगी, और IMF इस मामले में बड़ा सीरियस नज़र आता है, वो मुसलसल दबाव में रखेगा? देखिए IMF की भी अगर आप सीरियसनेस की बात करें तो शाम साहब, तो हमको आज से तो नहीं है ना IMF के प्रोग्राम में, पता नहीं कितने हम IMF के प्रोग्राम्स कर चुके हैं। IMF ने तो सिर्फ एक बहाना ढूंढा है हमारी इकोनॉमी में इंटरफेरेंस करने का, हमारी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको अपने तरीके से वो चलाना चाह रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी, आपको पता है हमारे यहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि IMF की जो मेथोडोलॉजी है उसके तहत जो है वो पूरे उतरते हूँ। इसी तरीके से अब IMF उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो खुद इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो गवर्नेंस को सही करना ही नहीं चाह रहे, जो करप्शन को ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे। हमें पता है, आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि इस वक्त करप्शन किस हद तक जो है वो हमारे डिपार्टमेंट्स में और तमाम जो है वो उर्दू में सराहियत कर चुकी है। तो उससे जान छुड़ाना तो बिल्कुल ऐसी, अगर उन्हीं लोगों को कहा जाए कि जी आप करप्शन खत्म करें तो कैसे होगा? वो जी ये सरकारी अफसरों के आप असासे डिस्क्लोज कर दें, या आप नौकरियों के जो इश्तिहारात हैं वो ऑनलाइन कर दें, इससे क्या होगा? उन लोगों ने मतलब कोई भी जो प्रॉपर्टी है इस किस्म की वो अपने नाम पे तो कोई नहीं बनाता ना, वो तो रिश्तेदारों के नाम के ऊपर ले रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर वो वेबसाइट के ऊपर नौकरियां पब्लिश कर देंगे तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली लिस्ट तो वही निकलनी है ना जिनसे इन लोगों ने पैसे लेके या सिफारिश लेके जो है ना वो भर्तियां करनी होंगी। तो असल चीज ये है कि विलिंगनेस जो है ना वो नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने इस चीजों को इम्प्लीमेंट करना है वो इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली उनके
मफादात इसमें मुतासिर होंगे। लिहाजा IMF का ये कहना, IMF अपनी जगह पे कहता रहेगा, उसका क्या है, अगले साल ये प्रोग्राम इस साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक और प्रोग्राम में चले जाएंगे और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपको पता है अभी भी हमारे अगर ज़र मुबादला के साहब आपने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें हमसे की, बहुत शुक्रिया आपका। जी आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कहा जाता है कि 2025 का साल मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बड़ा तबाहकुन परेशान कुन रहा पाकिस्तान के लिए। और ADB की रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट तो कहती है कि इन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में शदीद बारिशें, गर्मी की वजह से पाकिस्तान को $2 बिलियन का नुकसान हुआ। और वार्न अभी किया जा रहा है कि आइंदा भी, मौजूदा साल में और आइंदा आने सालों में ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान कुन होंगे। वैसे भी कहा जाता है कि ओवरऑल इस्तेकाम के लिए भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, पानी की कमी होगी, शदीद बारिशें, शदीद गर्मी। क्या होने जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली साहब, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, एक्सपर्ट हैं अपने शोबे के। जी डॉक्टर साहब, आपकी नज़र है, बड़ी गहरी नज़र है इस वक्त पाकिस्तान और इस रीजन में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, और हमने देखा पिछले 2-3 सालों में तो कहा जा बड़ी मुश्किलात रही और आइंदा भी रहेंगी इस रीजन में। शदीद बारिशें, शदीद गर्मी, जो है ना मेल्टिंग बहुत ज़्यादा बर्फ़ की होगी और उससे मामलात जो है ना ग्लेशियर्स पिघलेंगे बड़ी तेज़ी के साथ और फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, खुदा न खास्ता। अभी आपका क्या ख्याल है कि क्या करने की ज़रूरत है? NDMA ने क्या इस हवाले से अपना रोल पूरा किया, या एक कलेक्टिव का एक एफ़र्ट की ज़रूरत है हमें हर सतह पे, ताकि ये जो एक क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अमेरिका में तो सबसे अहम मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज समझी जाती है, हमारे यहाँ सबसे खुड लाइन मिनिस्ट्री माजरत के साथ वो समझी जाती है। आपको लगता है कि कहीं सेंस प्रिवेल कर रही है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, ये मामलात जो शदीद गर्मी, शदीद बारिशें और ये आए दिन तेज़ी के साथ मौसमों की तब्दीली पाकिस्तान की ज़राअत के लिए ओवरऑल नुकसानदेह है, उसको कैसे ठीक करने की ज़रूरत है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपके आखिरी कलेमात से ही बात का आगाज करता हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि सेंस तो प्रिवेल करती है, माहौलियाती तब्दीली को महसूस तो किया जा रहा है, बल्कि गुज़िश्ता 3-4 बरस से तो बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। और अब मतलब हर गुजरते बरस के साथ इस हकीकत पे जो है वो मजीद यकीन होता जा रहा है कि माहौलियाती तब्दीली जो बड़ी खौफनाक हकीकत है, और अपनी जिंदगियों को और मनसूबा बंदी को इस तब्दीली के मुताबिक बगैर हम आइंदा बरसों में जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। ये इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। और साल भर में भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के, आपने जैसे सैलाब का जिक्र किया, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का जिक्र किया, हमें तो पूरा साल मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तब्दीलियों का सामना रहता है। देखिए, हमारे साल का आगाज ही ड्राउट से होता है। आपको याद होगा 2025 के इब्तदाई महीनों के अंदर हम मुसलसल इस चीज पर बात कर रहे थे कि ये खुश्क साली है और इस खुश्क साली के अंदर क्या प्लानिंग होनी चाहिए थी, किस तरह से जो ख़ुसूसन ज़राअत के हवाले से कौन सी वैरायटीज होनी चाहिए जो इस सूरत हाल में सर्वाइव कर सकती हैं। और वो ड्राउट का पीरियड वही अप्रैल के महीनों तक पहुंचा तो आपने बड़ी शदीद किस्म की हीट वेव्स देखी, ख़ुसूसन मई में। और वो हीट वेव्स तो इतनी शदीद थी कि कुछ इलाकों में, जैसे हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे 8 से 9 डिग्री तक, GB में 8 से 9 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ा। तो हमने शदीद किस्म की हीट वेव्स का सामना किया। उस शदीद किस्म की हीट वेव्स के बाद तो हमने बहुत लंबा और तवील जो है वो मानसून जो है वो हमने उसका सामना किया। बल्कि 2025 तो मैं बारहा इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ, बड़ा यूनिक साल था। इसमें तो ये है कि मानसून का दौरानिया बहुत लंबा था, बहुत शदीद बारिशें हुई, औसतन जो पाकिस्तान में बारिशें होती हैं उससे तकरीबन 20-25% जायद बारिशें हुई। सैलाबों की सूरत हाल ऐसी थी कि हर तरह के सैलाब का पाकिस्तान को सामना रहा। शहरी सैलाब पाकिस्तान ने देखे, यानी अर्बन फ्लडिंग। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। ये जो हम देखते हैं कि गैर मुतवक्के जो बारिशें होती हैं और सैलाब आते हैं और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। अभी देखें 2022 का कहा जाता है जो सैलाब था बहुत वर्स्ट था, और कहा जाता है कि जी 22 से 23 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। हमसे इंटरनेशनल सतह पे वादे भी किए गए, लेकिन 2-2.5 बिलियन से ज़्यादा नहीं आया। वो शायद अब डोनर फटीक है दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी ये पेश कदमी या पेशबंदी हम पहले से क्यों नहीं करते? और सबको पता होता है, वॉर्न भी लोग करते हैं। मुझे याद है पिछले साल जो शदीद बारिशें आई थी, 4 महीने पहले NDMA ने एक रिपोर्ट बना के हुकूमत को दी थी कि भी शदीद बारिशें आने वाली हैं, इसको नुकसानात आपने ज़हन में रखें, सैलाब आएंगे और मुश्किलात होंगी। लेकिन बिज़नेस एज यूजुअल रहता है, हुकूमत की मसरूफियात मेरा ख्याल है किसी और तरफ होती हैं, रिजल्टेंटली हम सब आप मैं भुगतते रहे होते हैं उसको। जी
ये आप बिल्कुल दुरुस्त निशानी कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन आ गई थी पिछले साल भी और आइंदा इस बरस की भी प्रेडिक्शन है कि इस साल भी औसतन बारिशों से ज्यादा बारिशें होंगी, 20 से 25% के करीब उतनी ही जितनी पिछले साल ज्यादा हुई थी, तो इस साल भी होंगी। लेकिन देखिए इसके लिए बड़ी तवील मनसूबाबंदी चाहिए होती है। अब वो तवील मनसूबाबंदी 1, 2, 3 सालों के अंदर नहीं हो सकती। अब जो हमारा अंदाजा है यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान को तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर सिर्फ ये डिजास्टर और फ्लड की प्रिपरेशन के लिए सालाना चाहिए। लेकिन अब इतना हमारी फिजिकल स्पेस लिमिटेड होती है, तो इतना सरमाया फौरी तो नहीं है कि हम उसकी प्लानिंग उस तरह से कर सकें। एक चीज तो ये है, हाँ फौरी तौर पर ये जरूर होना चाहिए कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएं, यानी हम जो सैलाब के रास्ते में कर लेते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, मैंने बात अभी वो कर ही रहा था, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको कनेक्ट करते हैं आपस में कि बड़े मैंने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के सैलाबों का सामना रहा, जैसे शहरी सैलाबों का सामना था, तो यहाँ पे अब डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट चाहिए। आपको उन रास्तों को खोलना है जिनकी वजह से पानी रुकता है और वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। आपको शहरों की ड्रेनेज को बेहतर करना है। दरियाओं में सैलाब आता है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि सारे के सारे दरियाओं में एक साथ सैलाब आ गया था। अब वहां पे आपने करना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बीच में डिस्पर्शंस जो है वो वाटर की बनानी होगी, जहां से पानी को आप उसका रुख जो है वो बदल सकें, नहरें बना दें, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं, वेटलैंड्स बना दें, कुछ भी इस तरह के जो वो तरीकाकार जो इख्तियार करें। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इन पे ज्यादा सरमाया नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ये माजरत के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जिसकी तरफ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नवाज बुगटी साहब भी एक दफ़ा मैंने उनको सुना था कहते हुए, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 200 के करीब बलूचिस्तान में लोगों ने ये जो नालों से पानी बह के आता है, नालों के ऊपर मस्जिदें भी बनी हुई हैं, घर भी बने हुए हैं, कमर्शियल लोगों ने दुकानें भी अपनी बना के रखी हैं, वो पानी को के फ़्लो को रोक देती हैं। पानी अगर आगे नहीं जाएगा दरिया में या फाइनली समंदर में तो उसके वजह से सैलाब आते हैं, वो पानी जो है ना उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसको आपके ख्याल में कहाँ हुकूमत की सतह पे कहाँ गलती है? हाँ, यहाँ पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे मामलों में किया जाता है? क्यों ज़ीरो टॉलरेंस नहीं होती? देखिए रावी में तो हम भूल ही गए थे ना कि पानी आएगा दोबारा, ठीक है, तो वो इंक्रोचमेंट तो होती है, हर जगह पे होती रही है वो उसी तरह से। अब असल में वो जब रास्ता पानी को नहीं मिलता, जैसे वो एक यूरोपियन टर्म है, जब ममालिक को देखते हैं कि लेट द रिवर फ्लो, करो उसको रास्ता दें, दरिया को रास्ता दें, वो बहने का रास्ता दें। हमने दरियाओं के बहने के रास्ते महदूद कर दिए हैं, और जब वो रास्ते महदूद हो चुके हैं और महदूद होकर फिर वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, वो फिर ज्यादा शिद्दत परेशान कौन होती है। देखिए आपने एडीबी की रिपोर्ट का हवाला दिया कि $2 बिलियन के करीब इसके नुकसान आते हैं। मेरा ख्याल बहुत कम है, हमारे तो अकेले सैलाब के जो नुकसान हैं वो $3 बिलियन से ज्यादा के हैं, ठीक है। 430 अरब रुपए का नुकसान तो सिर्फ एग्रीकल्चर को हुआ है इससे। हमारे 2,30,000 के करीब जो है वो घर तबाह हो गए, 2800 किलोमीटर से ज्यादा का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे तबाह हुआ सिर्फ सैलाब से। तो ये $3 बिलियन से ज्यादा के नुकसान तो सिर्फ वो सैलाब के उन 3 महीनों के दिनों के थे हमारे। तो नुकसान तो इससे बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ आपको मूव करना चाहिए। इस वक्त वो कम कॉस्टली है। अगर डैम या इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटीज बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी तो वो बहुत ज्यादा सरमाया भी चाहिए उसके लिए, और बहुत ज्यादा वक्त भी दरकार है। अच्छा देखिए, एक और मुतजाद किस्म की सूरत हाल है माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में हमें जिसका सामना रहता है, वो ये है कि सैलाब के दिनों में हमारे पास बेशबहा पानी था, मुयसर था, लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो हमें फिर एक ड्राई स्पेल में आ जाते हैं। और इवन उन्हीं सैलाब जिन दिनों खत्म हुए हैं ऐसा की एक नोटिफिकेशन उन्हीं दिनों आई कि पाकिस्तान को आइंदा सीजन के अंदर 8% जो है वो वाटर शॉर्टेज का सामना होगा। देखिए 8% वाटर शॉर्टेज इतने सैलाब के बाद अगर हमें सामना करना पड़ेगा इसका, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी वाटर स्टोरेज के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। हमारी अभी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि 13 से 13.5 मिलियन एकड़ फुट के करीब है जो हम पानी स्टोर करते हैं, जो हमारे 30 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, ठीक है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। जब हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ आएंगे ना तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जमीनी पानी रिचार्ज होगा, तो वो जो सतह ऊपर बढ़ेगी तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर वसीला बनेगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी सरकार, मोदी हुकूमत जिस अंदाज से ऑपरेट कर रही है, तीसरी टर्म उनकी जारी है,
लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ अनपॉपुलर हो रहे हैं और जिस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात भी लोगों की हैं, सियासी तौर पे भी, और जिसमें मजहबी रवादारी जिसको ख़त्म कर दी गई है, अक़लियतों पे हमले होते हैं, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन लेटेस्ट एक बड़ी अच्छी हमारे कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट हुई है। एक भारतीय रहनुमा है जिनका नाम है सियासी रहनुमा सेंटन पांडे। उन्होंने एक नई कहानी लिखी है, कही है, और उन्होंने एक्सपोज़ किया है भारत को। कहा कि 2019 का ये पुलवामा का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये बीजेपी की साजिश थी। अभी देखें इनके अपने लोग, पहले हम भी कहते थे, बाहर की दुनिया ने भी कहा, लेकिन उस वक्त शायद ये पोजीशन हमारी नहीं थी। भारत कामयाब हो गया था बड़ी हद तक अपनी बात मनवाने में, और सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे ख़िलाफ़ करारदाद भी मंजूर करवाई थी। अब तो वक्त चेंज हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुरानी चीज़ें जो है ना सामने आ रही हैं। मोदी हुकूमत इस तरह के जो अटकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह एक्सपोज हो रही है, किधर जाएगा मामला। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एनालिस्ट हैं, मालूम भी अपना भरपूर लिखते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बतौर एंकर देख के बड़ी खुशी हुई। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, ये भारत की बैक टू बैक जो हजीमत उनको उठानी पड़ रही है, और आपने देखा कि चाहे सफारती मैदान है, मिलिट्री का मैदान है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, इंटेलिजेंस का वॉरफेयर का मैदान है, वहाँ हर तरफ उनको नाकामी हुई। एक तो बड़ी, मुझे जिसको कहते हैं, कल एक आप सारी दुनिया ने देखा, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था ऑफिस में कि मेरी नज़र में 2025 की बहुत सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जिस तरीके से जयशंकर बांग्लादेश में चल के आके ख़ुद उन्होंने मुसाफा किया हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से, तो ये लगता है कि शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जोक हैज़ गॉन टू फॉर ऑफ। अब नतीजतन सॉरी करके चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी पे इल्ज़ाम लगा है 2019 के पुलवामा के वाक़े का, और ये जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हो रही है, जयशंकर और जनाब हमारे स्पीकर के दरमियान जो बातचीत हुई है, एक जिसको कहते हैं मामूली सी, जिसको कहते हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो कहते हैं डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ का एक्सचेंज होना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जयशंकर और जनाब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की मुलाकात का, तो मेरी अयाज सादिक साहब से इस मामले पे बात हुई, और वो एक ऐसी रस्मी तो मुलाकात थी बस ऐसे। और आपको मालूम है कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से कि भारत जो है वो आइसोलेशन की तरफ भी जा रहा है, और भारत जो है वो हठधर्मी का भी मुजाहरा कर रहा है। दूसरी जानिब जो है भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ गालिबन कोई उसने 1 to 1 जो है वो अड्डा, जिसको कहते हैं पंजाबी में लगा लेना, वो लगाया हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में डिस्पेल करना चाह रहा था इस सारी सिचुएशन को, और जयशंकर जो है वो चाहता था कि दुनिया के सामने एक मैसेज दिया जाए। एंड आई थिंक द मैसेज इज वेल डिलीवर्ड, बिकॉज आज आप अरब न्यूज़ को उठा के देख लें, बाकी को देख लें, तो तमाम जगह जयशंकर के मुसाफे का जो बात है वो सामने आ रही है। लेकिन इस सब के पीछे इनकी कहानी है। आपको पता है कि ये बगैर मतलब के कुछ नहीं करते, ये आइसोलेशन का शिकार थे। अब ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर मुसाफा करके दुनिया को वो जो अपना एक एग्रेसिव स्टांस था और एक मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जो एक तासुर था, उसको डिस्पेल करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। हाउएवर पाकिस्तान तो पहले भी जो है हमेशा खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार था, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स कोर इश्यूज, यानी कि कश्मीर का मामला है, सिर क्रीक का मामला है, पानी का मामला है। इन मामलात के ऊपर हम उनके साथ किसी भी सूरत जो है वो कोई अपने आप को 1 स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो ये एक मेरे ख्याल में ये बात आ गई। दूसरी आपने जो है वो, लेकिन अब्दुल्ला एक और चीज़ पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये हाथ मिलाया तो चलें, अच्छी बात हो गई। आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने ये सियासत जो है वो खेलों के मैदान में भी ले गए। अभी सारी दुनिया ने एक्सरसाइज किया, सारी दुनिया की जो स्पोर्ट्स तंजीमें हैं उन्होंने इतराज़ किया कि भाई चाहे वुमेन क्रिकेट हो रही हो, चाहे हमारे लड़कों की क्रिकेट हो रही हो, हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाने पे भी उनको ऐसा कर दिया गया था कि वो नफ़रत फैलाई जा रही थी। आपको लगता है कि ये अब जहाँ आप कह रहे हैं कि उनको शर्मिंदगी है, अपनी बात तनाई को तोड़ना चाह रहे हैं, तो अब आइंदा के लिए आप देखते हैं कि ये कम से कम ये शुरुआत हो जाएगी, कम से कम थोड़ा सा लहजा ठीक होगा। अब ये खिलाड़ी मिलेंगे, हाथ मिलाया जाएगा, तो कम से कम ये जो किसी हद तक हमारे दरमियान जो दूरी है, कम से कम लोगों के दरमियान उसमें कमी वाक़ होगी, दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान।
जी, आइस तो मेल्ट की है ना जी, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। और जाहिर है फौरन जब आपके मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं तो उसका कोई मकसद होता है, वो ऐसे बगैर वजह के हाथ नहीं मिलाया जाता। उसके पीछे एक पैगाम होता है जो आपने डिप्लोमेटिक सतह पे देना था। और पूरी दुनिया में, जैसे आपने खुद कहा कि भारत के ऊपर लानतान हो रही थी दूसरे लफ्जों में, और कहा यह जा रहा था कि भारत जो है वो बड़ा जुल्म कर रहा है, और भारत जो जिस तरीके से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, खेलों का सत्यानाश कर रहा है, ये कोई अच्छा लबो लहजा नहीं है। तो जाहिर है ये मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक काविश है, इसको हम वेलकम करते हैं। दूसरी जानिब जो आपने बड़ा अहम नुक्ता था वो था संतन पांडे का। संतन पांडे जो है वो जो है समाजवादी पार्टी के एक मेंबर हैं लोकसभा के, और उन्होंने एक बड़ा अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि जी 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर लोकसभा के, उसके बाद जो वादे वईद किए गए थे, जिसमें सबसे पहले कहा गया था गुर्बत जो है वो खत्म की जाएगी, फिर ये कहा गया था जो काला धन है गैर मुमालिक में पड़ा हुआ उनको वापस लाया जाएगा, और तीसरा ये कहा था कि हर गरीब आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए जाएंगे। तो इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और झूठ बोला गया। अब वो नेक्स्ट इसका स्टेप बताते हैं। स्टेप ये बताते हैं पांडे साहब कि जनाब मोदी ने अपने जो इंटरनल वादे किए थे उनसे वो डिविएट कर गया, उनको वफा ना कर पाया, और उसको छुपाने के लिए, पब्लिक प्रेशर को मिटाने के लिए उसने पुलवामा जैसे वाकयात जो है वो करवाए, पहलगाम जैसे वाकयात कराए। और ये बात आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर था कश्मीर का, उसने भी ये बात कही थी कि उड़ी हमला जो था वो इट वाज एन इनसाइड जॉब। और फिर सत्यपाल मलिक की जो एक खुफिया मौत हो गई, जिसको मैं खुफिया इसलिए कहूँगा क्योंकि उसको जानबूझ के मौत के मुंह में धकेला गया, उसको एक ऐसे अस्पताल में डाला गया जो बहुत ही कमज़ोर अस्पताल था, और एक साबिक गवर्नर को इस तरह से ट्रीट करना, इसका मतलब है इसके पीछे कोई मकासद थे। और आज भी उसकी फैमिली ये कहती है कि सत्यपाल मलिक को जो है वो कायदा साजिश के जरिए कत्ल करवाया गया। अब दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर बजाय इंक्वायरी करने के, बजाय कोई और मामलात सामने लाने के, और फिर उन्होंने ये भी इसके अंदर जो तशबीह दी वो ये कहा कि समझौता एक्सप्रेस की और बाकी जगहों के ऊपर कोई इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। तो ये एक भारत के अंदर बॉम्बशेल बन के जो है वो गिरा है, और समाजवादी पार्टी के। अच्छा, मैं अब्दुल्ला ये चाह रहा जी अब्दुल्ला मैं चाह रहा था कि ये जहाँ पुलवामा का जिक्र आया, अभी पहलगाम का आपने जिक्र किया, तो आपको लगता है किसी स्टेज पे कोई और रहनुमा भारतीय ओपोजिशन का आदमी वो जिक्र करेगा कि ये भी हमने करवाया था, यानी बीजेपी और उनकी एजेंसियों ने काम करवाया था? आपको लगता है कि किसी ना स्टेज पे अब मजीद भारत एक्सपोज होगा इस लेटेस्ट पहलगाम के वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में? जी, आप खुद ही देख लीजिए कि 2025 जो है भारत के लिए, खुद द हिंदू अखबार कहता है कि सदी का सबसे गंदा तरीन साल जो है वो उनके लिए गुजरा, जिसके अंदर जो है डिप्लोमेटिक सतह पे, स्ट्रेटेजिक सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे और इकोनॉमिक सतह के ऊपर भारत को शदीद हजीमत उठाना पड़ी। अब जो आने वाले वक्त है उसके अंदर आपको याद है कि वो हिम्मत करकरे का भी आपको याद है कि किस तरीके से समझौता एक्सप्रेस के मामलात को छुपाया गया था, और फिर इसी तरीके से जो इंक्वायरी होनी थी, जो बॉम्बे अटैक्स की थी, जो कि एक स्टेज ड्रामा था जो कि पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, वो भी जो है उसकी इंक्वायरी सामने नहीं आई। उड़ी, पहलगाम, पठानकोट और दीगर जगह की इंक्वायरीज, और फिर छत्तीसपुरा गांव की इंक्वायरी जो है वो सामने नहीं आई। और ये खुद अमेरिकन लिख रहे हैं, ये हम नहीं लिख रहे बल्कि ये अमेरिकन लिख रहे हैं। फिर आरएसएस को आप देखें कि किस तरीके से कल न्यूयॉर्क टाइम ने जो है वो आड़े हाथों लिया और ये कहा कि आरएसएस जो कि हमेशा से बरतानवी साम्राज्य के साथ खड़ा था। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1925 में बनने वाली हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर एक तंजीम, वो बजाय हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करती, वो अंग्रेज साम्राज्य के साथ खड़ी हो गई, और जिस शख्स ने आज़ादी के लिए कोशिश की उसको उन्होंने, महात्मा गांधी को जो है वो कत्ल कर डाला 1948 के अंदर, और नथुराम गॉडसे जो था वो आरएसएस का था। अब वो अखबार ये कहता है, न्यूयॉर्क टाइम, कि आरएसएस जो है वो अदलिया के ऊपर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनकी जो मीडिया है उसके ऊपर बुरी तरीके से हावी हो गई है, और एक फाशिस्ट सोच को जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो ला रही है। 40 लाख इसके मेंबर हैं, 73,000 के करीब इसके दफातर हैं, वर्दियां ये पहनते हैं, डंडे बरदार तैयारियां ये करते हैं, तलवारों के साथ, कुल्हाड़ों के साथ, डंडों के साथ ये बकायदा मार्च करते हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है? बेसिकली सेकुलर इंडिया को तबाह करने की एक जो साजिश
थी, इसके ऊपर ये बड़ा बीजेपी कामयाब हुई है। और संघ परिवार, जिसको आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, ये संघ परिवार जो है ये भारत के लिए जहर कातिल है। और इसकी वजह यह है कि जो आपको याद होगा कि जिसने आइन लिखा था डॉक्टर अंबेडकर ने, जो कि एक शूद्र थे, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो एक बहुत ही कच्चे धागे के अंदर जो है वो बंधे में हैं, और अगर हमने सेकुलर और लिबरलिज्म को छोड़ा तो फिर भारत के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम चल रहा था भारत के अंदर, अब जैसे आपने खुद ही शुरू में बयानिए में फरमाया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आई हैं जो अकलियतों को बता रही हैं, फिर जो अभी क्रिश्चियंस के साथ जो उनके क्रिसमस त्यौहार के ऊपर हुआ, मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक था। फिर इसी तरीके से जो 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर तकरीबन 3% सिख जो है वो अपना ईसाई बसते हैं, उनके साथ जो नागालैंड वगैरह में सलूक हुआ, मणिपुर वगैरह के वाकयात वो आपके सामने हैं। फिर सिखों के साथ जो हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मुसलमानों के साथ तो हमेशा से ही बुरा सलूक हो ही रहा है। अब आप ये देखें कि मुसलमानों के जो हकूक हैं, उनको जो असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो तकरीबन 17% होनी चाहिए भारत के कानून के मुताबिक, जबकि इस टाइम पे उनको 4% से भी लेस जो है वो उनको वहाँ रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको तकरीबन 18% जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आई हेट टू इंटरप्ट यू, अब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और भारत को मजीद दुनिया में एक बेनकाब किया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। जी नाज़रीन, जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए। मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त किस्म की फील्ड मार्शल साहब ने जो तकरीर की है, शुरका को जिस अंदाज से जनरल आसिम मुनीर ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान को किन मुश्किलात, किन चैलेंज का सामना है, लेकिन अपना भरपूर रिजॉल्व उन्होंने बता दिया है कि मुल्क की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, इलाकाई जोग्राफियाई हर तरह की पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको अंडू करने की जो कोशिश करेगा उसको नाकाम बना दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बकौल उनके, और मेरा ख्याल आज दुनिया भी मान रही नाज़रीन कि हम बहुत से हवालों से हमने जितने सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, दहशत गर्दी थी, ओवरऑल गवर्नेंस के इश्यूज़ थे, जिस तरह मिल के हुकूमत के साथ मिल के मेरा ख्याल है मिलिट्री और सियासी तौर पे जो मामलात को आगे चलाया गया, उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे जो सामने एक सीन आया है कि 2025 का साल बहुत अहमियत वाला था। और जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर बड़ा वाज़ेह तौर पे दुनिया को भी बता रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी बता रहे हैं कि अगर कोई समझता है कि ये भारत, अफ़गानिस्तान ये अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर सकते हैं, ये वो नाकाम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और ये मिलिट्री कोऑपरेशन हर सतह पे सिक्योरिटी के मामले में जो पाकिस्तान इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, तो दुनिया भी आज उसकी तारीफ़ कर रही है। गॉन आर द डेज़ नाज़रीन जब कहा जाता था कि बड़ी वल्नरेबिलिटी हो गई है, मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान कैसे ओवरकम करेगा, तो ये 2025 का साल जो गुज़रा है, आज पहला दिन है 2026 का, मेरा ख्याल है जो मुश्किलात हमने जितने ज़बरदस्त तरीके से हमने ओवरकम किया, मुश्किलात को काबू पाया, और चैलेंजेस अभी भी हैं, चाहे इक़्तिसादी मैदान में है, मिलिट्री के मैदान में है, अस्करी के मैदान में है, सिक्योरिटी के मैदान में, वो उसको होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो दे रही हैं, अभी अगले दिन ही देखें कि आप हमारे मेजर की एक शहादत हुई दहशत गर्दों से लड़ते हुए, तो ये तो अब सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हुकूमत वक्त का, हमारी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़ैसला है कि किसी सूरत में भी इनके आगे नहीं झुकना और इनको पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। और अच्छी बात है कि आज भी एक लेटेस्ट स्टोरी बाहर के अखबार में देख रहा था जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना वो जिसको कहते हैं उसको संभाला है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अब ये जो प्रॉक्सीज़ हिंदुस्तान की और अफ़गानिस्तान का जो नेक्सस है जिसमें इसराइल भी शामिल हो गया है नाज़रीन, इसको नाकाम बनाने के लिए एक पॉलिटिकल लेवल पे एक पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है। एक ओवरऑल हम जिसको कहते हैं एक स्ट्रीट विजडम, सारे पाकिस्तानी भी और सिविल सोसाइटी भी, सारे अदारे मिल के इसके बारे में मज़ीद अगर कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना एक बड़ा भरपूर मकाम हासिल कर सकेगा। एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान जिस तरह स्ट्रेटिजिकली रेलेवेंट हुआ है और जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब मुख्तलिफ औक़ात में वो बताते हैं लोगों को, मेरा ख्याल है ये अब समझने वाली बात है। और वो वक्त चला गया है कि जब घबराहट होती थी, अब सोचते थे क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। होपफुली 2026 का साल सिक्योरिटी के मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में, अस्करी मैदान में, सफारती मैदान में पाकिस्तान मज़ीद अचीवमेंट हासिल करेगा। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।